भी सृजन ही है, तो चाहे किसी के द्वारा बनाया। बहुत सारी बातें आई, कुछ विवादित प्रसंग भी आए, कुछ में संचालक महोदय ने अपनी टिप्पणियाँ रखी। हम लोग शायद शब्दों को अपनी तरह से जीते हैं, अपने अनुरूप उनका अर्थ लगाते हैं। एक बात स्पष्ट कर दें कि ज्ञान जो है वह शब्दों का बोझ नहीं है, वह बड़ा सूक्ष्म होता है। और बोझ लाद कर हम घूमते रहेंगे तो इसका अर्थ नहीं है कि हमको ज्ञान पर्याप्त मिल गया। वह वही ज्ञान है जो हमारे भीतर बैठ गया हो, हमारे जीवन रस में घुल मिल गया। आलोचना पता नहीं किस कोष में लिखा है और समाज में भी प्रचलन हो गया है कि आलोचना माने किसी की बुराई करना। जहाँ कह लीजिए बड़ी आपकी आलोचना हो रही थी तो लोग मान लेते हैं कि अवश्य मेरी निंदा हो रही है। हिंदी आलोचना साहित्य को समझाने के लिए प्रारंभ हुई थी। पंडित रामचंद्र शुक्ल ने जब त्रिवेणी लिखा था, सूर्य और तुलसी जैसी पर लिखा था, तो उस समय उनका केवल एकमात्र उद्देश्य था कि हिंदी के लोग ये जानें कि ये केवल कीर्तन गाने के लिए पैदा हुए कवि नहीं है। इन्होंने इस देश को, इस समाज को अपने साहित्य के माध्यम से बहुत कुछ दिया है। साहित्यिक चेतना दी है, सामाजिक चेतना दी है। और अगर वे आलोचना न करते तो जो तुलसी आज 500 साल बाद हम बड़े गर्व से कहते हैं कि हमारे बीच में है, इन आलोचनाओं ने तुलसी को तुलसी बनाया है। इसलिए आलोचना का अर्थ है रचना को पाठक तक पहुंचाना, और फिर रचना का भाग्य शुरू होता है। अगर लोक में और लोग अगर उसमें है तो ग्रहण कर लिया तो वह रचना युगों के लिए अमर हो जाती है। इतने बड़े महाभारत में केवल 700 श्लोक अमर क्यों हुए? श्रीमद् भगवद गीता है तो महाभारत का एक छोटा सा अंश ही, 18 अध्याय, लेकिन महाभारत से उसको करोड़ गुना अधिक ख्याति मिली। रचना से रचना निकली तब। और मानस में भी 60 दोहे का जो एक अंश निकला, सुंदर कांड, उसने मानस को भी पराजित कर दिया। तो हमें ये केंद्र में रखना चाहिए कि रचना की आलोचना, रचना की संजीवनी और अवश्य होनी चाहिए। रही बात भ्रांत जी की, तो इनके विषय में कुछ कहने से पहले मैं कैलाश जी के प्रति कुछ कहना चाहूँगा। यहाँ आने पर मुझे पता चला कि उन्होंने जो आज ये रचना प्रकाशित की है, ये सुखद आश्चर्य है कि मुझे समर्पित करना। ये जो समर्पण का जो ये पृष्ठ होता है, ये रचना संपादक का या लेखक का अपना पृष्ठ होता है। और ये केवल 3 के लिए सुरक्षित होता है, या प्रियजन के लिए, या परिजन के लिए, या गुरुजन के लिए। इस पे चौथे का अधिकार नहीं है। और इसलिए मैं इस बात के लिए अभिभूत हूँ कि कैलाश जी ने मुझे अपने प्रियजन के रूप में इसमें स्वीकार कर दिया। रही बात उद्भ्रांत जी की और उनके रचना कर्म की, मेरी समझ से
प्रमिला जी ने छोटा सा और शिल्प और भाव कला दोनों पक्षों को मिलाकर एक शोध लेख ही आप लोगों के सामने रखा था। सारी रचनाएं भी थी और संकेत में उन्होंने उनके पूरे रचना कर्म की समीक्षा उसी में कर दी थी। संजीव जी ने भी उसको आधुनिक बोध के रूप में और उसके भविष्य के प्रति बोध के रूप में व्याख्यात किया। और जिसने ये कहा कि मैं तो बहुत कम पढ़ा लिखा हूँ, साहित्य से मेरा कम लेना देना है, लेकिन मैंने पढ़ा, ये लोकमत था। रचना को अंत में भूधर नारायण मिश्र जैसे लोगों की टिप्पणी ही कालजयी बनाई, क्योंकि प्रमिला जी की टीका टिप्पणी इन पुस्तकों में जाएगी। और आपने जो कहा ये लोकमन की आवाज़ थी, और अगर लोकमन इस रूप में ग्रहण करता है किसी रचनाकार को या रचना को, तो वही रचनाकार आगे समाज में समाहित होता रहेगा, उसी का भविष्य रहेगा। तीसरी बात, उद्भ्रांत जी के विषय में नहीं कहूँगा तो उनको भी बुरा लगेगा। हम लोगों के बहुत पुराने मित्र तो नहीं कहूँगा, इसलिए कि जब ये शुरू में कॉलेज जाते थे तो जो लोग हमारे साथ थे वे इनके मित्र थे। मैं उतना परिचित नहीं था, तो मैं श्रोता अधिक था, तो वे लोग तो उतना नहीं सुन पाते थे। और जब कोई बोले और आपसे अपरिचित होकर के बोले और आप केवल सुने, तो वह अधिक मन में बसता। तो उस रूप में हमने इनको सुना बहुत था, बिना किसी टिप्पणी के। ये अपना बोल रहे हैं दूसरे से, मैं श्रोता था, कभी ये सोचकर सुनता था कि पता नहीं क्या है कह रहे हैं, कैसे आदमी हैं। कभी ये सोचता था कि ये बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। ये अभी तक आज के उद्भ्रांत नहीं थे। अभी मिश्रा जी ने कहा कि सन 65 से मेरा परिचय है, तो हम सन 65 के उद्भ्रांत को अगर जोड़ेंगे तो वह एक छोटा सा पौधा था। आज के उद्भ्रांत को अगर आप अपने मन में रखकर कल्पना कर रहे होंगे तो 17 साल की उम्र, 17 साल का व्यक्ति जिसके भीतर कविता के बीज तो थे, लेकिन वो जगह तलाश रहा था उस बीज के पल्लवित पुष्पित होकर पढ़ने के। उस समय आपने अगर उनको बुलाया तो आप भी उस एज ग्रुप में ही थे, अधिक से अधिक 2-1 साल आगे पीछे, 4 साल बड़े। तो 17 और 21 साल के युवकों का जोश था। जैसे हमने विकासिका के कार्यक्रम में कहा था कि डॉक्टर विनोद त्रिपाठी को विकासिका का अध्यक्ष न कहिए, उस लड़के की तारीफ करिए जिसने 50 साल पहले इस संस्था को प्रारंभ किया था। ये वह उत्साह था जो आज उद्भ्रांत को उद्भ्रांत बना रहा। उस युवा पीढ़ी का जोश था जिसने आज उद्भ्रांत को उद्भ्रांत बना दिया, रमाकांत शर्मा को इनसे दूर कर दिया। हमने इनको पढ़ा भी है। अभी जिस पुस्तक की चर्चा सबसे अधिक रुद्रावतार, उसकी टीका भी की है, उसका अनुवाद भी किया है और उस पर एक पुस्तक भी आई। तो ऐसा नहीं है कि इनको केवल मित्र के रूप में समझा है, इनके साहित्य को भी परखा है और इन्होंने जो आत्मकथाएं लिखी उसके माध्यम से इनके व्यक्तित्व को भी जाना है। और एक बात बड़े दावे के साथ कर सकता हूँ कि उद्भ्रांत केवल जनपक्षधर
समाज में नहीं रहे, राजनीति के प्रतिपक्ष नहीं रहे हैं, ये जीवन भर साहित्य के भी प्रतिपक्ष रहे। और आज जब ये बात उठती है समाज में कि इनको यहाँ होना चाहिए था, इनको ज्ञानपीठ में होना चाहिए था, इनको साहित्य अकादमी मिलना चाहिए था, तो न मिलने का एक कारण ये भी है कि ये हमेशा साहित्य के प्रतिपक्ष में आवाज़ उठाते रहे हैं, चाहे बड़ी बड़ी गोष्ठियाँ हो, चाहे बड़े सम्मेलन हो, चाहे प्रगतिशील लेखक संघ के अधिवेशन हो। इन्होंने सच कहने का साहस दिखाया उन साहित्यकारों के सामने जो केवल विरोध दिखाने के लिए करते थे और पुरस्कार के लिए लड़ाई हो जाती। तो ये इनकी एक विशेषता थी। अगर धारा के साथ चलते, तैरते होते, तो शायद ये वे उपलब्धियां बहुत पहले पा गए होते जिसको लोग आज तरसते हैं। लेकिन इनकी आदत रही, जितना मैंने देखा जाना है, कि ये शिलाओं से टकराने में विश्वास रखते हैं, उनको हटा करके या उन पर मूर्तियाँ बना करके पूजने में विश्वास नहीं है। ये इनका एक विशेष गुण रहा है और चाहे इसको आज के समय में दुर्गुण मानी, चाहे इसको इनका एक दुर्गुण मानी। दूसरा, क्योंकि सबने तारीफ करती है तो कुछ बुराई तो कर ही देनी चाहिए बड़े बड़े रचनाकार की। दूसरा ये है कि ये व्यक्ति, वामपंथी की बात आई थी, ये व्यक्ति सांस्कृतिक वामपंथी थे। सांस्कृतिक वामपंथी थे। सांस्कृतिक वामपंथी न होते तो त्रेता, अभिनव पांडव, रुद्रावतार जैसी कृतियां न रचते। ये तो इनके लिए अस्पृश्य होनी चाहिए थी। शुद्ध वामपंथी के लिए तो ये अस्पृश्य होनी चाहिए थी, छुट्टा नहीं। इनका नाम लेने पर रुद्र कहना माने वामपंथी के लिए तो पार्टी से निकालने लायक है। तो ये सांस्कृतिक वामपंथी मैं राष्ट्रीय थे, लेकिन राष्ट्रवादी जीवन में नहीं रहे न अभी। राष्ट्रीयता का अर्थ होता है नेशनल होकर इंटरनेशनल की ओर बढ़ना, और राष्ट्रवाद का अर्थ है इंटरनेशनल को छोड़कर राष्ट्र को इस सीमाओं में जकड़ देना। ये राष्ट्रवादी कभी नहीं रहे, लेकिन राष्ट्रीय रहे जीवन भर। संस्कृति रही, लेकिन संस्कृति कौन रही? वामपंथी संस्कृति। ये ऐसी संस्कृति जिसमें देवताओं की नई व्याख्या हो, जैसा अभी आपने कहा कि इन्होंने शिव को नए रूप में प्रस्तुत किया, शिव को चुनौती दी है। ईश्वर की प्रशंसा, ईश्वर की तारीफ, गीता का अर्थ लिखते हुए भी जो नया भावबोध होना चाहिए, जो आज के लिए उनकी आवश्यकता है, उसको लेकर के चलने वाला कवि वास्तव में ये जनता के लिए लिखते थे, लोग के लिए लिखते थे। लोग के लिए हितकर है तो सूर्पणखा और स्वयं प्रभा दोनों के त्रेता में आई हैं। कैकेयी और मंथरा की भी साहित्य में गति होनी चाहिए, और अगर लोग के विरुद्ध है तो वहाँ एक राम और भरत से भी लड़ने को तैयार रहते हैं। ये इनकी चाहे बुराई मान लीजिए और चाहे अच्छाई मान लीजिए, समय के साथ न चलकर समय से मुठभेड़ करना, यही एक बड़े साहित्यकार का कर्म है। सम्मानों में, पुरस्कारों में, पुस्तक विक्रय में, भले ही उद्भ्रांत के भीतर को भौतिक रूप से बड़े रचनाकार के रूप में वे सम्मान न मिले हों, लेकिन भीतर से ये व्यक्ति एक बड़ा रचनाकार है, और इसके लिए इनको बहुत बहुत साधुवाद। और इसी के साथ आपको उनको धन्यवाद।